अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार, आपके पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन से। एक ऐसा प्रोग्राम जो ना सिर्फ आपको भरपूर मालूमात फ़राहम करता है बल्कि आपको सोच का नया ढंग भी सिखाता है। कॉस्मोपॉलिटन में हम पाकिस्तान के 3 शहरों कराची, लाहौर और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की ख़ास खबरों से आपको बाखबर रखेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि रोशनियों के शहर की सियासत और मालूमात और इसके स्टाइल के बारे में चीदा बातें। जी जनाब, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सना। जी सना, क्या खबरें हैं लाहौर की? बहुत शुक्रिया आपका कुरतुलैन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। दुनिया भर में खतरे की घंटी बजाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव को एक मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए क्या शहर लाहौर के अवाम का इंतजार 23 मार्च के तारीखी दिन खत्म हो जाएगा। शहर लाहौर के रंगों में रंगा 12वां विसाख फिल्म फेस्टिवल। लाहौर की सर्दी में लोहारी गेट की गर्मा गर्म तवा मछली। और इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगी रज़िया खान। रज़िया खान, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, जरा अपडेट करें। शुक्रिया कुरतुलैन। नाजरीन, कॉस्मोपॉलिटन इस्लामाबाद के बुलेटिन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रज़िया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बच्चों की पैदाइश पर वालिदैन को छुट्टी देने का कानून सेनेट से मंजूर। महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई, इस्लामाबाद से करोड़ों रुपए मालियत की नायाब खालें बरामद। मारगला की पहाड़ियों में मौजूद तारीखी और पुरस्रार गारों पर खुसूसी रिपोर्ट। और शहर इक़्तिदार के बासियों का पसंदीदा मशरूब चाय और चाय खानों का बढ़ता कारोबार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू कराची। और अब हम जानते हैं कि शहर कराची में आखिर क्या नया चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आते हैं और चले जाते हैं। क्या मेयर कराची मायूसी का शिकार हैं? वफाक अपनी मर्जी का IG सिंध लाना चाहते हैं। हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी। कराची सर्कुलर रेलवे की 2 हफ्तों में तामीर, सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर रेलवे को हुक्म। कराची में 18 अरब से ज़ायद की लागत का ट्रीटमेंट प्लांट प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा। और कराची में दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल पेंटिंग की नुमाइश। शहर कायद को एक और एजाज़ हासिल हो गया। नाज़रीन, कराची के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। सफाई की सूरत हाल हो या सड़कों के हालात, हर जगह टूट फूट और गंदगी देखने को मिल रही है। कराची के मोहब्बत के दावे तो सभी सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन कराची वालों के मसाइल जूं के तूं हैं। कराची के मेयर वसीम अख्तर ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म कराची आते हैं, दौरा करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कराची के मसाइल वैसे के वैसे हैं। सिंध हुकूमत ने ये जिम्मेदारी मेयर कराची पर डाली है। मेयर कराची फंड्स ना मिलने का शिकवा करते हैं। इमरान खान की पार्टी ने कराची से नुमायां कामयाबी भी हासिल की, लेकिन कराची आज भी किसी साहिब नज़र का मुंतज़िर है जो इसके दुखों का मदावा कर सके। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर नवीद जमील साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। ये बताइए, जो कराची में हालात हैं, जो सिचुएशन है, आपके ख्याल से इस तमाम तर हालात का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसकी जो बुनियादी तौर पर तो इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आती है, इसलिए कि कराची जिन मसाइल से में मुब्तला है या जिन मसाइल में गिरफ्तार है, वो तमाम के तमाम 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे सीवरेज का मसला हो, चाहे बल्दियात का मसला हो, चाहे गंदगी का। इसलिए कि इसने जो सिंध की जो सूबाई हुकूमत है, इसने एक तो बल्दियाती सिस्टम को बिल्कुल बेअख्तियार कर दिया। अब इस वक्त जो मेयर कराची, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मेयर हैं, उनके पास ना गार्बेज लिफ्टिंग का अख्तियार है। उसके लिए सूबाई हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाई और उसके जो हेड हैं वो वज़ीर आला सिंध हैं। फिर वाटर बोर्ड है, वो मेयर को जवाबदेही नहीं है, वो सूबाई हुकूमत को है जो कि सीवरेज और वाटर सप्लाई का जिम्मेदार है। फिर कराची में जो गैर कानूनी बिल्डिंगों का एक जाल सा बन गया है, तो वो तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास है, उस पर भी मेयर का कोई अख्तियार नहीं है।
वो भी हुकूमत सिंध के पास है। कराची में जो डेवलपमेंट है उसके लिए कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये तमाम की तमाम हुकूमत सिंध को जवाबदेह हैं और यही सारे वो इदारे हैं जो कि रेवेन्यू जमा करते। तो इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक तो मेयर को या बल्दियाती इदारों को अख्तियारात नहीं दिए, दूसरा कोई एक पैसे नहीं देते हैं, और दूसरा ये कि इनके पास कोई रिसोर्स भी नहीं छोड़ा है कि जिससे ये खुद कलेक्शन कर सकें। अब हम वफाकी हुकूमत से इसलिए मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 11 साल में पीपल्स पार्टी की जो मुतासिब हुकूमत है इसने कराची को रहने जैसा शहर ही नहीं रख छोड़ा है। तो वफाकी हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो अपनी उन जिम्मेदारियों को फुलफिल करते हुए कम से कम कराची के लोगों को इन मसाइल और इन अजाब से निजात दिलाए। अच्छा, इमरान खान साहब आए एक दिन के लिए, क्या मुशावरत हुई और मसाइल का कुछ हल निकला? वज़ीर-ए-आज़म की हमारी नज़र में बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। हम यही नहीं चाहते हैं कि मसाइल को हल करने के लिए कोई रोड मैप ना हो, उस पर कोई प्रोग्रेस ना हो, और हम उनसे मुलाकात कर लें और फिर उसके बाद भी कराची के मसाइल हल नहीं होते हैं, हैदराबाद के मसाइल हल नहीं होते हैं, तो हमारे गिले अपनी जगह मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहेंगे हम कैबिनेट में आ जाएं, हम इनको रिफ्यूज़ कर दें, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने वक़ार की बात मुनाफी होगी। और यही वजह थी कि वो कराची आए। तो MQM के डेलीगेशन से उनसे मुलाकात नहीं हुई। बाकी गवर्नर हाउस में उन्होंने मुलाकात की है गवर्नर साहब से या दीगर PTI के रहनुमाओं से। अगर उनकी आपस में कोई बात हुई हो तो मेरे इल्म में। अच्छा, मेयर वसीम अख्तर जो हैं वो तो काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि एक दिन के दौरे से जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो वसीम अख्तर भाई करते हैं। हम एक ही पेज पे हैं, लेकिन बस हो सकता है कहने का फ़र्क हो, और वो चूँकि ज़्यादा अपने आप को आंसर भी समझते हैं तो ज़्यादा उनके लहजे में या रवैये में बिटरनेस हो। लेकिन मैं भी तमाम वही बात कह रहा हूँ कि इस वजह से ही चूँकि हम इस वक्त कराची के लोग अपने आप को बड़ा तनहा महसूस करते हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए ना सूबाई गवर्नमेंट मौजूद है, ना वफाकी गवर्नमेंट मौजूद है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि वफाक अपनी मर्जी का IG सिंध तैनात करना चाहता है और हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। इनका कहना है कि IG सिंध की तैनाती सूबा हुकूमत का इख्तियार होना चाहिए। अब वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान IG की तब्दीली का ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस हवाले से बात करते हैं सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी साहब के साथ। सईद गनी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आपने IG के ओहदे के लिए जो 5 नाम वफाक को भेजे हैं, क्या वफाक इनमें से किसी एक पर भी मुत्तफिक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? इत्तेफाक तो हो चुका है और एक नाम पर नहीं हुआ था। पहले किसी एक नाम पर हुआ, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये नाम ठीक नहीं है, फिर 2 नाम और मांगे, फिर 5 नाम हो गए। तो उन 5 में से हो चुका है इत्तेफाक किसी और नाम पे। पहले जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी चीफ मिनिस्टर से, तो जब CM साहब ने कहा कि हमें IG तब्दील करना है तो उसने कहा कि नाम आप दे दें। हमने नाम दिए, उसमें एक नाम पर उन्होंने ओके कहा और उसके बाद फिर कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, आप मजीद 2 नाम। हमने फिर 2 नाम मजीद दे दिए, टोटल 5 हो गए। उन 5 में से भी एक नाम पर 27 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी गवर्नर हाउस में, उसमें इत्तेफाक हो गया था। सिंध हुकूमत को हमेशा IG सिंध के मामले पर इख्तलाफ रहा है। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह क्या है? हमेशा सिंध हुकूमत को इख्तलाफ नहीं रहा है। जब पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी तब भी यहाँ के IG कंट्रोवर्शियल बनते रहे, लेकिन वो हमारी वजह से नहीं बनते रहे, वो और लोगों की वजह से बनते रहे। कभी किसी साकिब निसार की वजह से, तो कभी इफ्तिखार चौधरी की वजह से। लेकिन जब वफाक पे दूसरी हुकूमतें आ गई तो फिर ज़ाहिर है कि IGs को वहाँ से शे मिलती है और वो प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो सिर्फ यहाँ नहीं है। 5 IG पंजाब में तब्दील हुए, क्योंकि मसला था तो चेंज हुए हैं। लेकिन अगर सिंध हुकूमत ये समझती है कि IG ठीक काम नहीं कर रहा तो उसके लिए मसाइल खड़े जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वफाक की खुद है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। जी जनाब, IG सिंध के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जानी और वज़ीर इत्तलात सिंध का मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया। अब रुख करते हैं कराची सर्कुलर रेलवे का, जो कि एक अरसे से इल्तवा का शिकार है।
یعنی کراچی سرکولر ریلوے کا یہ منصوبہ 1999 کے بعد ایک جگہ جام ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر دور میں کراچی والوں کو سرکولر ریلوے کا تحفہ دینے کے لیے وعدے کیے گئے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ چند دن پہلے سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب کو حکم دیا کہ 2 ہفتوں کے اندر کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کر دیں۔ کیا اس دفعہ وعدے پر عمل درآمد ہوگا یا ماضی کی طرح عوام کو صرف باتوں سے ہی بہلایا جائے گا؟ کراچی کے صنعتی شعبے کی مشکلات کم کرنے کے لیے سندھ حکومت نے اہم اقدام اٹھایا ہے۔ کراچی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے تعاون سے شہر کے مختلف علاقوں میں 5 ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس پروگرام پر 18 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے سے نہ صرف کراچی شہر میں پانی کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ صنعتی شعبے کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ہم نے اسی حوالے سے بات کی ہے سندھ انڈسٹریز اینڈ کامرس کے منسٹر اکرام اللہ دھاریجو سے۔ جی دھاریجو صاحب، یہ بتائیے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ویسٹ فیکٹریوں سے نکلتا ہے اس کو صاف کرنے کا، اور یہ اپنا ایفلوئنٹ پلانٹ 5 اپروو ہوئے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اور اپنا فیڈرل گورنمنٹ کا جوائنٹ وینچر ہے، جس میں 67% کاسٹ بیئر کرے گی سندھ گورنمنٹ اور 33% فیڈرل گورنمنٹ۔ اس پروسیس میں ہم چل رہے ہیں، تو اس کے جلد ہماری کوشش ہے کہ ٹینڈر ہو جائیں اور اس پہ کام شروع کیا جائے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ یہ منصوبہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ابھی یہ پروسیس چلے گا۔ ابھی اپنا ان کے ٹینڈر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کروائیں، اور تاکہ یہ اپنا جلد کمپلیٹ ہوں۔ ظاہر ہے مطلب ایک بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس میں ظاہر 3-4 سال لگیں گے، اور ہوپ فلی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ٹائم فریم ہے اس میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ دھاریجو صاحب آپ کا۔ اب بڑھتے ہیں ہم کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر کی طرف۔ کراچی والوں کو مل گیا ہے ایک اور اعزاز۔ جی ہاں، کراچی کی کثیر المنزلہ عمارت میں اٹلی کے فنکار گوئسپے پرسی واتی نے میورل پینٹ کا دیدہ زیب مظاہرہ کیا۔ میورل پینٹ کا یہ مظاہرہ 287 فٹ بلند عمارت پر کیا گیا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ناظرین، میورل ایک ایسا فن ہے جس میں کسی دیوار یا چھت پر براہ راست پینٹنگ کی جاتی ہے۔ اٹلی کے فنکار نے میورل پینٹ کے ذریعے نیل گو سمندر اور اس کی فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو دکھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میگروز کے درختوں اور اس کی اہمیت اور افادیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اپنے رپورٹر آفتاب خان سے اس حوالے سے۔ جی آفتاب۔ جی، یہ دیکھیے، شہر کی ایک بہت بلند و بالا عمارت جو کہ سینٹر پوائنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس پر جو ایک بڑی تعمیری جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جس کے دوران جو ہے وہ ایک اٹالین آرٹسٹ نے میورل پینٹ کیا، جو کہ 287 فٹ جو ہے وہ طویل ہے۔ اور اس کی اگر تھوڑی سی میں اور زیادہ بیک گراؤنڈ بتاؤں تو جب ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا سے آتے ہیں بجانب قیوم آباد، تو یہ ہمیں ایک بہت خوبصورت سا ایک میورل نظر آتا ہے بلڈنگ کے اوپر، جس میں چاند بھی نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے، پرندے بھی میوے پرواز ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مینگروز کے درخت اور نیلا سمندر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اٹالین جو آرٹسٹ ہیں ان کی جانب سے جو ہے گوئسے پرسی واتی ان کا نام ہے، اور ینگ آرٹسٹ ہیں اٹالین، ان کی جانب سے یہ جو میورل پینٹ کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مینگروز کو اور اس کے علاوہ جو سمندر ہے کراچی کا، اس کو جو خطرات لاحق ہے اس کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرانی تھی اداروں کی، اور ساتھ ساتھ 9 دن کے عرصے میں انہوں نے یہ پورا میورل پینٹ کیا۔ اور آئی ایم کراچی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، چونکہ ان کے ایونٹ کا تسلسل ہے یہ میورل، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا بلند ترین جو ہے میورل ہے، اور اس سے بڑا میورل اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اٹالین کونسل جنرل اینا روفینو کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی بڑا اس کو خوشائند قرار دی، اور اس بات پہ مسرت کا اظہار کیا کہ ایک اٹالین جو کہ ان کے ملک سے جس آرٹسٹ کا تعلق ہے، انہوں نے کراچی میں اس کو پینٹ کیا۔ اور ساتھ ساتھ اہم کراچی کے جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کے بارے میں جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ گندا شہر ہے، اس کے علاوہ کرائم کے لحاظ سے جو ہے اس کے حوالے سے جو ریومرز آتی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے کہ یہاں پر پازیٹیو مثبت جو ہے وہ سرگرمیاں بھی منعقد ہوتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آفتاب خان آپ کا۔ ناظرین، اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اب ہم چلیں گے لاہور اور آپ کو لاہور کا احوال بتائیں گے۔ اوور ٹو یو ثنا۔
शुक्रिया कुरातुलैन। मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। दुनिया भर में खतरे की घंटी बजाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव को एक मेडिकल इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान कोरोना वायरस की तशखीस की सलाहियत नहीं रखता। कि क्या जी पाकिस्तान की सलाहियत है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ कोई कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज हो तो हम क्या उसको कंफर्म कर सकते हैं? हमारे पास हमारी लेबॉर्ट्रीज के अंदर इसकी सलाहियत है। दूसरी तरफ जापान ने भी पाकिस्तान में इस मोहलिक वायरस की तशखीस के लिए किट्स डोनेट कर दी हैं, जो कि 1000 केसेस की तशखीस कर सकेंगी। जापान की अतिया करदा किट्स में से लाहौर के हिस्से में कितनी आएंगी और वो लाहौर एयरपोर्ट्स या अस्पतालों में कब पहुंचेंगी? कि आज शाम तक हमें ये किट्स वसूल हो जाएंगी और कल से या आज से ही अगर ज़रूरत पड़े खुदा ना खास्ता तो हम ये टेस्ट करके कोरोना वायरस को कंफर्म या एक्सक्लूड कर सकेंगे। कहाँ टेस्ट होंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इस्लामाबाद, और हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि सिंध और पंजाब में 2 सेंटर्स हम बना रहे हैं, एक शौकत खानम के साथ लाहौर में और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ कराची में। तो ये उन इलाकों को कवर करेंगे। मज़ीद फिर हम मज़ीद भी सेंटर्स इसके लिए बनाएंगे, लेकिन फौरी तौर पे ये 3 सेंटर्स अवेलेबल होंगे। हुकूमत ने शहर लाहौर में कोरोना वायरस के मुमकिना केसेस के लिए अस्पताल और अलहदा वार्ड्स मुख्तस कर दिए हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। चूंकि हमारे जो पोर्ट्स ऑफ एंट्री हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची खास तौर पे, लेकिन दूसरे भी हैं कई जहाँ कम ट्रैफिक है, तो उनकी हम एक तो रीइंफोर्समेंट भी हमने की है, वहाँ पे थर्मल स्कैनर्स भी मजीद मंगवाए हैं और लगा रहे हैं। शहर लाहौर में आज से 4 साल कबल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा शुरू हुआ। मंसूबा तो नून लीग की साबिका हुकूमत ने शुरू किया और दिलचस्प बात तो यह है कि साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ भी ऑरेंज लाइन ट्रेन 2 बार आजमाइशी तौर पर चला चुके हैं। अब यह मंसूबा 264 अरब रुपए की कसीर लागत से 27 माह की ताखीर से मुकम्मल हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मंसूबे को शहर लाहौर में इजाफी खूबसूरती और जिद्दत के साथ साथ अवामी सहूलत का नाम भी दिया है। अब पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को 23 मार्च के तारीखी दिन चलाने का ऐलान किया है। इस अरसे में ट्रेन के तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जाना है, मतलब कि शहर लाहौर के बासी अभी मजीद इंतजार फरमाएं। ये इंतजार कब खत्म होगा, ट्रेन सर्विस की सहूलत से कब शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे और कब मिलेगा हकीकी तौर पर लाहौर के अवाम को इस जदीद सफरी सहूलत में सफर करने का तोहफा। उम्मीद तो बड़ी है इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब से कि जो पिछली हुकूमत ने यह मंसूबा छोड़ा था, मेरा ख्याल है कि इफ्तिताह हो जाना चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आवाम है जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है, पर ऑरेंज लाइन अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ है ऑरेंज लाइन का, तो ये 23 को हमें लगता है कि शायद हो जाएगा। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मार्च 2018 को इफ्तिताह होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी फ्लॉज नहीं हो सका समहाउ, लेकिन उम्मीद है देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट, सो वी आर होपफुल शायद हो जाए। हुकूमत ने पिछले जो है 1.5 साल से तारीखें अनाउंस कर रही है, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल अमली तौर पे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये 23 मार्च को हो जाता है तो बड़ा खुशआइंद है और लाहौर के लोगों के लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। अगर 23 मार्च को इफ्तिताह हो जाए तो ये लाहौर की कौम का एक तोहफा मिल जाएगा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यह हुकूमत इसको फर्दर डिले करेगी कोई भी बहाना बना के। जी बिल्कुल, हमें लगता है क्योंकि हमने अरबों डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और इसके बाद तो ये मेरे ख्याल में ये 4थी बार हो रहा है ये, तो अब की बार हमें बड़ी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा और आवाम को फ़ायदा होगा।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिल्म फेस्टिवल की। तो 12वें विसाख फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद नेशनल इंडोवमेंट फॉर डेमोक्रेसी और डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन के मुश्तरका ताउन से किया गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पाकिस्तानी फिल्म साजों की जानिब से बनाई गई फिल्में दिखाई गई। इसके अलावा दुनिया भर से भी डॉक्यूमेंट्री फिल्में नुमाइश का हिस्सा थी। फेस्टिवल में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवानों ने पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के मुस्तकबिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। जो छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो मेन स्ट्रीम पर नहीं आ सकती, हर चैनल हर प्लेटफॉर्म उसको कवर नहीं कर सकता, हम सिटीज़न जर्नलिज्म के थ्रू उनको प्रमोट कर सकें। आई एम फ्रॉम फाटा, एक्स फाटा, और आज यहाँ पर हमारे रिलेटेड थोड़ी सी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनी, तो दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग। और अगर इस तरह की फिल्म दिखाई जाए तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जग सकती है। वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान में लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत कम होते हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स का कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और स्पेशली हम इस डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश के लिए आए हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है ये गवर्नमेंट सतह पर होना चाहिए, इससे नौजवानों को एक शऊर मिलता है। एमी अवार्ड याफ्ता फिल्म आर्म्ड विद फेथ बाय गीता गंभीर और असद फारूकी, जबकि डंकी फॉलोइंग यूरोपियन ड्रीम्स बाय हसन जैदी नुमाइश के लिए पेश की गई। आर्म्ड विद फेथ का मौजू खैबर पख्तूनख्वा के बम डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल एक आदमी की कहानी पर मबनी है, जो दहशतगर्दी के शिकार सूबे में अपने बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा रहते हुए तालिबान और अलकायदा के खिलाफ लड़ता है और अपने मुल्क का दिफा करता है। दूसरी फिल्म डंकी फॉलोइंग यूरोपियन ड्रीम्स, इसका मौजू वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से ईरान के रास्ते बॉर्डर क्रॉस करते हैं और यूरोप में रोजगार की तलाश में घर से निकलते हैं, मगर एक ना खत्म होने वाली गुर्बत और मुश्किलात के सिलसिले का शिकार हो जाते हैं। इस फिल्म का मकसद पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को शऊर देना है, जो बैरूने मुल्क यूरोप जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ताकि उन्हें हकीकी तस्वीर दिखाई जा सके। आइए बात करते हैं रेशम वसीम से, जो इस फेस्टिवल की डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया रेशम साहिबा, क्या कहेंगी जिन फिल्मों की नुमाइश इस फेस्टिवल में की जा रही है, आखिर क्या वजह है कि उनका स्कोप सिर्फ वेब टीवी तक महदूद है? जी सना, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस तरह की सोशल इश्यूज़ पे सीरियस फिल्म्स आपको ऑनलाइन या आपको सिनेमा में देखने को मिलती हैं। यूजुअली लोग जाते हैं सिनेमा में एंटरटेन होने के लिए, उसका नेचर ही स्केपिस्ट होता है, लेकिन आई थिंक टाइम के साथ साथ स्कोप बदल रहा है। अब लोग जाते हैं फिल्में देखने ना सिर्फ एंटरटेन होने बल्कि कुछ सीखने भी, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का तो मकसद ही होता है कि वो एक डायलॉग क्रिएट करें। ये अभी नया कल्चर है, थोड़ी देर होनी है इसको शुरू होने में, लेकिन आई एम श्योर वी आर ऑन आवर वे। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स होते भी हैं जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स दिखाते हैं। तो क्या माशरती मौज़ूआत पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से लोगों में शऊर उजागर करने में मदद मिलती है? डेफिनेटली सना, आई थिंक इस तरह की फिल्मों को देख के ही लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होती है, और बहुत दफ़ा होता है हम जब फेस्टिवल पे आते हैं लोग, तो ये पहली दफ़ा इस तरह की कहानियाँ देख रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तसिर दौरानिये की फिल्मों का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है, आप क्या समझती हैं? तो इसका फ्यूचर तो डेफिनेटली है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि हर साल नए पाकिस्तान में फिल्म फेस्टिवल्स निकल के आते हैं। और आई ऑल्सो रिमाइंड यू कि पाकिस्तान को 2 ऑस्कर्स जो मिले हैं वो भी डॉक्यूमेंट्री की वजह से मिले हैं, एक एमी मिला है वो भी डॉक्यूमेंट्री की वजह से मिला है। सर्दियों की मरगूब ग़िज़ा मछली, यही वजह है कि आजकल सर्दियों के मौसम में लाहौरी लोहारी गेट पर कायम तवा मछली खाने के लिए मछली मंडी का रुख कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। तवा मछली सिर्फ यहीं पर ही मिलती है, फ्रेश होती है और टेस्टी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। एक तो ये डीप फ्राई नहीं है, डीप फ्राई जो चीज़ें होती हैं मछली जो है ना वो अक्सर अनहाइजेनिक हो जाती हैं। इनका ऑयल जो है वो कम लगा होता है, हाफ फ्राई करते हैं एक साइड। यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ये ना एक स्पेशल ये मसाला देते हैं और उनकी मछली का टेस्ट लोगों से डिफरेंट है। मेरे पास सर 3-4 किस्म की मछलियाँ जो लाहौरी बड़े शौक से खाते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे काला रोहू है, जो मोटे कांटे वाला मेरे पास होता है स्पेशल। और इसके अलावा मेरे पास बचवा मछली होती है जो दरियाई होती है, और पूरे पाकिस्तान में बचवा कोई और सेल नहीं करता फ्राई वाली शॉप पे। जब से पाकिस्तान बना उसके बाद तवा मछली में सबसे पहले इसी इलाके में तवा मछली फ्राई होनी शुरू हुई है, और हमारे आबाओ अजदाद से ये काम चल रहा है। दोस्तों के साथ मिल बैठकर सर्दियों का मजा लेने के लिए नौजवान टोलियों की सूरत तवा मछली खाने के लिए मछली मंडी का रुख करते हैं। तो ये थी तवा मछली। अब मुझे दीजिए इजाजत।
वेलकम बैक। शुक्रिया सना। सबसे पहले एक अच्छी खबर, शहर इक़्तिदार में काम करने वाले वालिदैन के लिए अब बच्चे की पैदाइश पर मिलेंगी छुट्टियां। जी हां, पाकिस्तान की अवान बाला यानी सेनेट ने बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को छुट्टी देने का बिल मंजूर कर लिया। इस बिल के मुताबिक विफाकी दारुल हुकूमत के मातहत काम करने वाले तमाम इदारों में बच्चे की पैदाइश पर मां को तनख्वाह के साथ 180 दिन यानी 6 माह की रुख्सत दी जाएगी। बिल के मजीद मंदरजात के मुताबिक कोई भी मुलाजिम खातून अपने पहले बच्चे की पैदाइश पर 6, दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4, जबकि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 3 माह तक तनख्वाह के साथ छुट्टी हासिल कर सकेगी। इसके अलावा मर्द मुलाजिम जिनकी अहलिया बच्चे को जन्म देंगी वो भी मुकम्मल तनख्वाह के साथ 1 माह तक की छुट्टी हासिल कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में महकमा जंगली हयात ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में तेंदुए, जंगली बिल्ली, हिरन, भेड़िए, लाल लोमड़ी, अजदहे और दीगर जंगली हयात की खालें बरामद की हैं। महकमा जंगली हयात ने इस्लामाबाद के पोश इलाकों में छापे मारकर तकरीबन 57 कीमती जंगली हयात की खालें और इनसे तैयार करदा जैकेटें बरामद की हैं। जंगली हयात की खालों की कल होने वाली इस बरामदगी से चंद दिन कबल इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने इंतहाई खतरे के शिकार तेंदुए की महंगी और कीमती खाल भी बरामद की थी। छापे के दौरान बरामद होने वाली खालों की मालियत करोड़ों पाकिस्तानी रुपए बनती है, जबकि पाकिस्तान में इनकी कीमतें लाखों में हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने पता किया है, ये इंतहाई संजीदा मामला है। वफाकी दारुल हुकूमत से बेसिकली ये इशू सामने आया जब महकमा वाइल्ड लाइफ ने पोस्ट सेक्टर्स में तकरीबन 4 कपड़े की दुकानों पे छापे मारे और वहां से 54 ऐसी खालें निकाली गई जो कि इंतहाई कीमती जंगली जानवरों की थी। और हुकाम का ये कहना है, इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात हुई है, बेसिकली एक बड़े लेवल पे एक माफिया है जो कि इन जानवरों की खालें जो है पाकिस्तान से लेकर और दीगर ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट करता है। बेसिकली ये जो जानवर इसमें बताए गए, इसमें काला हिरन मौजूद है, तेंदुआ जो कि पूरी दुनिया में नायाब नस्ल है चीते की, उसकी खालें, अज़दा एक बड़ा सांप, उसकी खालें यहाँ से बरामद हुई। तकरीबन 54 ऐसी खालें थी। हुकाम का यही कहना है कि इन खालों के कारोबार में एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो मुलव्विस है, जो कि इस्लामाबाद में सारे माल को इकट्ठा करता है और कपड़े के जो बहाने के जरिए जो है वो दूसरे ममालिक में भेजी जाती है। लेकिन अभी इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी है। गो कि अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हुकाम इस सारी सूरत हाल को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि इसमें कौन लोग मुलव्विस हैं और इससे कितनी आमदन जो है वो जनरेट हो रही है। और एक पूरा ब्लैक का कारोबार जो है वो इस्लामाबाद से चल रहा है। खासी बड़ी कामयाबी मिली है महकमा वाइल्ड लाइफ को। उनका यही कहना है कि जो मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई है महकमा वाइल्ड लाइफ और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर, वो तमाम इस मामले की जो है वो तहकीकात करेंगी ताकि इस संजीदा जो मामला है इसको फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका तदारुक किया जाए और पता किया जाए कि ये सारा गिरोह किस तरह से इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहा था। शुक्रिया इमरान। बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की जानिब। दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में हजारों साल पुराने गार मौजूद हैं, जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। मौरखीन का ख्याल है कि यहाँ बुद्धा ने तन्हाई इख्तियार करने के बाद बसेरा किया। इन गारों में बुद्धा की मूर्ति भी मौजूद थी, जो महकमा आसार कदीमा की गफलत की वजह से चंद साल पहले मिट चुकी है। इन पुरस्रार गारों, जिन्हें बुद्धा केव्स भी कहा जाता है, कि कुर्ब में तारीखी चश्मा है। तारीखदान कहते हैं कि इस्लामाबाद के इलाके शाह अल्लाह दित्ता में मौजूद बुद्धा की गारों की जानिब से आने वाला रास्ता माजी में जीटी रोड कहलाता था, जो कि शेर शाह सूरी ने बनाया था। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक तकरीबन 4000 साल कबल यहाँ बुद्ध मत कौमियत के लोग इबादत करते थे। इन गारों की पुरअसरारियत के हवाले से जानते हैं बुद्धा केव्स के कुर्बो जवार में रहने वाले शाह अल्लाह दित्ता गाँव के रिहायशी से। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अब्बासी है जी। मेरे दादा का नाम अब्दुल गफूर है जो है ना जी। और हम भी भाई इस जगह पर इस इलाके में मतलब 200-250 साल से आबाद हैं जो है ना जी। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ हमें दादा ने बताई हैं, कुछ बातें जो है ना जी। यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे, आर्कियोलॉजिस्ट के जो है ना जी। उनके पास किताबें थी, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे, कुछ बातें उन्होंने हमें बताई हैं। तो
उनके बकौल इस इलाके की हिस्ट्री कम से कम 3-4 हज़ार साल पुरानी है। फिर वाज़ह इस तरह से हुआ है कि वो जो लास्ट में चोटी है ना पहाड़ की, वो सब सैंड वाली जो है ना जी, उधर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा दरियाफ्त हुआ है। वो भी मेरे चचा ने पहले दानी साहब को विज़िट कराया था 1994 में जो है ना जी। बारका अभी आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड शोर्ड तहरीर किया है जो है ना जी। तो उसकी एज जो उन्होंने दरियाफ्त किया वो बतला रहे हैं वो 2600 साल पुराना है वो स्टूपा। इससे वाज़ह है कितना अरसा कदीम ये जगह है। बारका फिर भाई जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त ये जो नीचे गाँव है ना शाह दिता, ये गाँव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगनदास, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ भी दिखा सकता हूँ जो है ना जी। इस जगह का नाम पुराना जो है वो गड़ियाला नाम है, डेरा गड़ियाला बाबा बड़दास। बड़दास उसकी कौम थी और ओगनदास उस हिंदू का नाम था। ये 8 कनाल 8 मरले में उसका डेरा था। ये सामने जो ग्राउंड बना हुआ है अभी 17 कनाल में उसका बाग था। इसके साथ ये मुलिका ऊपर 800 कनाल जंगल भी था। ये उस वक्त हमारे दादा के नाम एक रिटर्न रजिस्ट्री हुई है, हमारे दादा की वो निगहदाश्त में करके गया है। फिर उस वक्त से इसकी लुक आफ्टर हम लोग ही कर रहे हैं जो है जी। फिर बदबख्ती से बाग जो था कुछ अदारों ने हमसे वो लेके यहाँ स्टोन क्रशर लगाया जो है ना। हालांकि दोबारा बाग बन सकता है, ये नहीं है कि जो हो गया सो हो गया जो है ना जी, बाग भी दोबारा बन सकता है। तो फिर ये दानी साहब ने कुछ शोर किया तो वो स्टोन क्रशर यहाँ से बंद हुआ जो है ना जी। 98 में वो बंद हो गया था। फिर 2000 तक वो अपना माल मुद्दा यहाँ से उठा करके ले गया। फिर भाई हिंदुओं से पहले इस इलाके में ये जो रोड ऊपर जा रही है ना, ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरीपुर को जा रही है। 3.5 किलोमीटर ऊपर एक वो बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें वहाँ पर कुआं और यहाँ से सीढ़ियाँ उसमें नीचे जा रही हैं। ये मुगलों ने बनाए थे, ये शेर शाह सूरी, अकबर, हुमायूं, ये लोग भी आबाद रहे हैं जो है ना जी। क्योंकि वो जो स्तूप है उसके साथ एक मस्जिद भी है पुरानी जो है ना जी, अकबर बादशाह ने जो बनाई थी। तो इस साइड से उनके काफले आते थे, पड़ाव करते थे, ठहरते थे, रुकते थे। फिर उन मुगलों से भी पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं। मतलब ये जो बोर्ड के दरख्त हैं इसकी भी वो पूजा कर, जो उनका अपना अकीदा तौर तरीका था, तो इस वजह से इसको बुद्धा केव्स कह रहे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि वेलकम टू डेरा गड़ियाला एंड बुद्धा केव शालदिता केव्स ऑल वर्ल्ड के लिए। सब लोग आएंगे तब होगा ना, कुछ बना हुआ होगा। पहले तो हमारा ये रोड बनाए, कम अज़ कम को सहूलियात मैसर हों लोगों को जो है ना जी। और हम तो इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये सारी सफाइयाँ देख रहे हैं आप, हम तो कर रहे हैं। हमने बस सिर्फ ये ढाबा बनाया हुआ है, चाय पकौड़े खाना पीना किसी ने करना हो तो वेलकम जो है ना जी। फिर ये यहाँ पर ये नीचे चश्मा है पानी का। फिर ये बड़ी मुतबरक जगह है जो है ना जी, ऐसी वैसी नहीं है ये जो है ना जी। यहाँ तो बड़ी, ये जो आपने भी बात पूछी थी पहले कि कुछ मखलूक़ात, इधर बड़ी मखलूक़ात के बसेरे हैं जो है ना जी, हैं जो रहती हैं इधर। इन जगहों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो है ना जी, लेकिन ये सोरी नज़र नहीं आती। हमारे दादा सारे, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे भी पोते पोतियाँ हो गए हैं, अभी हम भी ये जो है ना यहाँ रह रहे हैं। आज दिन तक हमें तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे किसी का भी आज दिन तक। ये लोग गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, किसी का आज दिन तक कोई वाक़या पेश नहीं आया जो है ना जी। यूं तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ अक़साम के मशरूब शौक से पिए जाते हैं, लेकिन मौसम सर्द हो या गर्म, चाय का हर कोई दीवाना है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज से चंद साल पहले तक चाय पीने के लिए मुकामी होटल्स का ही तस्वुर था, मगर वक्त के साथ साथ इस कारोबार में जिद्दत आती गई और अब इस्लामाबाद के हर सेक्टर में कोयटा की मुनासबत से चाय खाने, जिन्हें उर्फे आम में कोयटा कैफेज कहा जाता है, खुल गए हैं। चाय के दीवाने अफराद भी चाय नोश करने के लिए इन कैफेज को ही फौकियत देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आइए बात करते हैं इस्लामाबाद में इस कारोबार को परवान चढ़ाने वाले कोयटा कैफे के मालिक से। ये कोयटे वाली चाय के मुतलिक जो है ये एक मशहूर है पूरी पाकिस्तान में। इस वक्त कराची में तकरीबन 1000 के लगभग कोयटे वालों की वटलें हैं, और यहाँ इस्लामाबाद में तकरीबन 3-4 महीनों से यहाँ तेज़ी से जो है यहाँ चाय की वटलें शुरू होगी। कोयटे वालों की चाय एक मिसाली चाय, और यहाँ बाज़ार में अब जा करके यहाँ जो पत्ती इस चाय को डाली जाती है, यहाँ बाज़ार में चाय 400 रुपये किलो, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपये वाली, इस बंदे से पूछा जाए 1000 रुपये किलो। और ये जायके वाली चाय है। इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन ये 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से कोई 50, 60, 100 के करीब ये चाय की वटेल खुली है। लेकिन यहाँ पे चाय का जो है आप देख लो, यहाँ पे कितने एक जो है लोग आते हैं, वो दफातर से आते हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं, घरों से निकलते हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं। ये एक मिसाली है कि कोयटे वाली का चाय जो है मिसाली है। तो ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन और शहर इख्तिदार का अहवाल। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।